बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में सामाजिक अध्ययन विषय में लेसन नंबर 2 पृथ्वी की सतह, इसका आधा भाग हमने कल पढ़ा था। इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन नंबर 2 पृथ्वी की सतह, ये देखो बच्चों, अपनी अपनी किताब में निकालो और कल हमने जहाँ तक पढ़ा उसके आगे का खोलो। ये कल हमने पृथ्वी की सतह यानी कि धरातल में पर्वत, मैदान, पठार, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे निचली भूमि की। निचली भूमि क्या होती है? तो सब बच्चे अपनी किताब में यहाँ उंगली रखेंगे। निचली भूमि होती है बच्चों, जैसे देखो जो मैदानी भाग होते हैं तो वहाँ पर जो समुद्री भाग होता है वो होता है निचली भूमि। समुद्रों का जो भाग होता है वो होता है निचली भूमि। मैदान में बहुत नीची पृथ्वी की सतह को निचली भूमि कहते हैं। कि मैदान जो होते हैं उनके बहुत पृथ्वी की जो सतह होती है, नीचे वाली सतह, वो होती है निचली भूमि। इस निचली भूमि में जल भरा रहने से झील और समुद्र बने हैं। समुद्र हजारों, इधर आ जाओ इस पेज पे, हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा भी हो सकता है। कि जैसे ये जो निचली भूमि होती है उनमें जैसे ये झील और समुद्र आते हैं, तो झील तो छोटी होती है लेकिन समुद्र है जो ये कई किलोमीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। झील कुछ किलोमीटर लंबी चौड़ी होती है। जल में नाव, स्टीमर आदि द्वारा यातायात संभव है। जल में अनेक प्रकार की मछलियाँ जैसे व्हेल, डॉल्फिन, शार्क तथा मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस आदि जीव रहते हैं। जो समुद्र होते हैं उनके अंदर यातायात भी संभव है। नाव के द्वारा, स्टीमर के द्वारा हम यातायात भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो जलीय जीव होते हैं जिसमें मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, मगरमच्छ, ये और समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, ये सब जीव उसमें रहते हैं। इसके बाद आता है रेगिस्तान, मरुस्थल वह होता है बच्चों जहाँ पर हमें चारों ओर मिट्टी दिखाई देती है, हरियाली बहुत कम दिखाई देती है। तो ऐसा जो भाग होता है वो होता है मरुस्थल। वहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है जिसके कारण हरियाली बहुत कम दिखाई देती है। तो यहाँ उंगली रखो सब बच्चे। कि जिन स्थानों पर दूर दूर तक केवल सूखी बालू मिट्टी पाई जाती है उन्हें रेगिस्तान कहते हैं। कि वह स्थान जहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी होती है वो होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। यहाँ थोड़ी बहुत कांटेदार झाड़ियाँ होती है। यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत कम ऐसे हरियाली होती है, और थोड़ी बहुत होती है तो उसमें भी क्या होता है, कांटेदार झाड़ियाँ होती है। कांटेदार झाड़ियाँ क्या है कि वो पानी कम सोखती है, तो इस कारण यहाँ पर अधिकतर कांटेदार झाड़ियाँ ही पाई जाती है। पौधे बहुत कम होते हैं, या वर्षा भी नाम मात्र की होती है। बालू में जल रोकने की क्षमता बहुत कम होने के कारण बहुत कम क्षेत्र में फसलें उगाई जाती है। यहाँ जो बालू मिट्टी होती है तो वो क्या होती है, पानी बहुत कम रोक पाती है, तो इस कारण वहाँ पर कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है वही होती है, फसलें बहुत कम उगाई जाती है। कुछ लोग भेड़, बकरी और ऊँट पालते हैं जो कांटे वाली झाड़ियों को भी खा लेते हैं। कि यहाँ पर जो जानवरों में भी ज़्यादातर ऐसे भेड़, बकरी और ऊँट ही होते हैं, क्योंकि ये कांटेदार झाड़ियों को खा लेते हैं। इसके आगे आता है डेल्टा। कि डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बच्चों, देखो जैसे नदियों के द्वारा जो बहकर मिट्टी आती है, उस मिट्टी से बना हुआ जो भाग होता है तो वो होता है डेल्टा। भूमि से ऐसे ऊंचा उठा हुआ थोड़ा होता है। नदियाँ अपने साथ चट्टानों के बारीक बारीक टुकड़े भी बहाकर लाती हैं। मिट्टी का निर्माण इन्हीं टुकड़ों से होता है। यह मिट्टी नीचे बैठती रहती है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का बहाव काफ़ी कम हो जाता है। कि जो नदी होती है ना, तो वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, तो वो मिट्टी एक जगह ऐसे जम जाती है, और वो जो नदियों का पानी होता है वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर
चला जाता है। तो जहाँ पर वो मिट्टी इकट्ठी होती है उससे जो वो बना हुआ भाग होता है वो होता है डेल्टा। अतः अधिकतर मिट्टी नदी में समुद्र के निकट नीचे बैठ जाती है। अनेक वर्षों तक जमाव के बाद जब मिट्टी ऊंची हो जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। यह मैंने बताया अभी। इसके चारों ओर से जल बहता हुआ समुद्र में गिरता है। डेल्टा समतल होता है। इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है कि जो नदियों द्वारा जो मिट्टी आती है बहकर, तो उसके द्वारा क्या होता है, पानी तो धीरे धीरे समुद्र के अंदर चला जाता है और जो वो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे जमती जाती है एक ही जगह पर, तो वो डेल्टा बन जाता है। और यहाँ वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। पन्ना पलटो बच्चों। अब है झरना। झरना या स्रोत। झरना देखो बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों से ऐसे पानी बहता हुआ हमें दिखाई देता है, तो वो होता है झरना। कई बार आप घूमने जाते हो तो देखते होगे ऐसे पहाड़ों से ऐसे पानी बहता हुआ हमें दिखाई देता है, तो वो है झरना। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे। जब जल किसी पहाड़ से नीचे गिरता है तो इस गिरते हुए जल को झरना कहते हैं। जब भूमि के भीतर का जल भूमि की कमजोर सतह को तोड़कर उछलता हुआ ऊपर की ओर निकलता है तो इसे सोता या स्रोत कहते हैं। कि झरना तो होता है कि वो पहाड़ों से ऊपर से बहता हुआ जो पानी आता है पहाड़ों के ऊपर से, तो वो तो झरना होता है। और स्रोत होता है कि भूमि के अंदर से, जो कई पर से भूमि क्या होती कमजोर हो जाती है, तो वहां से भूमि के अंदर से उछलता हुआ जो पानी आता है वो होता है स्रोत। बहुत ऊंचे पर्वतों की बर्फ पिघलकर जल की बड़ी धारा के रूप में बहती है, तो इस धारा को हिमनद ग्लेशियर कहते हैं। कि जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये पर्वत होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बर्फ जमी रहती है 12 महीने, तो वो बर्फ क्या होता है धीरे धीरे पिघल कर ऐसे जल की धारा के रूप में बहती हुई समुद्रों में, नदियों में, झीलों में जाती है। तो ये जो नदी होती है, ये धारा जो होती है उसे कहते हैं हिम नद या ग्लेशियर। हिम यानी बर्फ, बर्फ होता है कि बर्फ की जो नदी होती है, तो वो ग्लेशियर भी उसे कहते हैं। नदी बहती हुई किसी दूसरी नदी, झील या समुद्र में मिल जाती हैं। कुछ नदियाँ केवल वर्षा के जल के बहने से ही बन जाती है। कि जो हिम नदी होती है वो तो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होता है, वो बर्फ जब पिघलता हुआ जब धीरे धीरे जल की धारा बनकर नीचे आता है और वो समुद्र और नदियों झीलों में मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं हिम नदी या ग्लेशियर। और कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर रहती है। जब बारिश आती है तो उस समय जो वो पानी इकट्ठा होता है और वो नदियाँ भर जाती है। अब देखो बच्चों, इसमें जो भी हमने आज पढ़ा है 2 दिन के अंदर, उसके जो मुख्य बिंदु है, यहाँ पे उंगली रखो, आपको याद करने ही है। पहाड़ का ऊपरी भाग चोटी कहलाता है। कि जैसे पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, उसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे देखो ये छोटा सा पहाड़ है तो इसके ऊपर का जो सबसे ऊंचाई वाला जो भाग होता है वो होता है चोटी। पठार में जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास उगाई जाती है। कि कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है वह बहुत उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर कपास की खेती की जाती है पठारी भागों में। तीनों ओर से समुद्र द्वारा घिरे भूमि के भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। चारों ओर समुद्र से घिरी भूमि को द्वीप कहते हैं। कि जैसे भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर तो पानी होता है, समुद्र होता है, लेकिन एक भाग सिर्फ भूमि होता है, तो वो तो होता है प्रायद्वीप। और भूमि का ऐसा भाग जहाँ जिसके चारों ओर समुद्र होते हैं और बीच में वो भूमि होती है, तो वो होता है द्वीप। दूर दूर तक सूखी बालू मिट्टी के स्थान को रेगिस्तान कहते हैं। कि हमें दूर दूर तक जहाँ पर मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, हरियाली बहुत कम दिखाई देती है, तो वो होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। तो आज हमारा ये पार्ट यहाँ पर पूरा समाप्त हो गया है। आप सब बच्चे घर पे बैठ के इसकी रीडिंग करोगे और वापस से इसको समझना।